बजट चाहे घर का हो, किचन का हो, जब शादी करते हैं तब उस खर्च का हो, स्टेट का हो या फिर सेंट्रल का हो, बिना बजट, बिना आधार कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। और ऐसे में जब राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है तो कई तरह की उम्मीदें जोधपुर वासियों को भी है। केवल इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, इसलिए भी नहीं क्योंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला जोधपुर है, जहाँ से पर्यटन, खनिज संपदा, अगर संभाग की बात करें तो रिफाइनरी से लेकर के नर्मदा, जोजरी के अलावा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट की बात करें, ग्वारगम एक्सपोर्ट की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, यहाँ के जो पूरी संपदा पूरी दुनिया में फैली हुई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस वजह से हर किसी वर्ग को कई तरह की उम्मीदें हैं। हमारे साथ में शिक्षाविद भी हैं, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर भी हैं, लघु व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं, महिलाएं भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस बजट से उन्हें उम्मीद क्या क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों से जो सीधे सीधे व्यापार से जुड़े, किस तरह की उम्मीद जो है इस बार के बजट से आपको है? देखिए, मैं पहले तो आपको आभार व्यक्त करूंगा कि आपने एक नायाब कार्यक्रम हम सब व्यापारी उद्यमियों को दिया है। जैसा आपने अपनी प्रस्तावना में बताया, जोधपुर को अगर हम लघु उद्योग का कुंभ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसे में मेरी आपके माध्यम से जो हमें उम्मीद है राज्य सरकार से, राज्य सरकार से हम आशा कर सकते हैं, अपनी मांग कर सकते हैं कि जो रिको होती है वो निश्चित रूप से प्रारंभ काल से जब इस संस्था का उद्गम हुआ था तो व्यापारियों के उद्यमियों के हितों के लिए हुआ था। लेकिन आजकल देखा जा रहा है रिको केवल एक व्यापारिक संस्था बन के रह गई है। और जब कोई नया उद्यमी अपना व्यापार उद्यम करना आता है तो उसको रिको जो पहले एक सिस्टम हुआ करता था, रियायती दरों पे या रेवेन्यू रिजर्व प्राइस पे प्लॉट दिया करती थी, आजकल सारे प्लॉट ई कॉमर्स के जरिए, ई ऑक्शन के जरिए वो बेचे जाते हैं। मेरी आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग है और उनसे उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इस पुनः उस प्रणाली को लाया जाए जिससे हमारे नए उद्यमी जो मैं अपनी विशेष सेवाओं के माध्यम से, अपनी जो कार्य पद्धति के माध्यम से प्रांत को कुछ देना चाहते हैं वो यहाँ आकर फले फूले और अपना उद्योग लगाएं। तो देख सकते हैं बड़ी बात निकल करके आई। ई जो ऑक्शंस होते हैं उसकी जगह अगर वही फिजिकल रूप से फलीभूत होंगे तो कुछ बात निकलेगी। चलो बात करते हैं सर, किस रूप में देखते हैं कि इस बजट से किस तरह की उम्मीद आपको है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे उन्होंने बताया कि ई ऑक्शन, लेकिन साथ साथ में अभी जैसे ई ऑक्शन अभी मेडिकल डिवाइस पार्क में हो ही थे। अब मेडिकल डिवाइस पार्क में 5,200 की रिजर्व प्राइस सबसे पहले बहुत ज़्यादा है। एक मेडिकल डिवाइस जो है इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड फैक्ट्रीज़ हैं जिसके अंदर क्लीन रूम्स चाहिए होती हैं, स्टरलाइजेशन रेंज चाहिए, लैब्स चाहिए होती है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। वहाँ पर 5,200 रुपये की रेट बहुत ज़्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि वहाँ ऑक्शन में भले 10,000 रुपये, लेकिन वो इन्वेस्टर्स हैं। सही समय पर सही प्रोडक्शन चालू करना मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस मेडिकल डिवाइस पार्क की सफलता के लिए हमारा उम्मीद है कि इस मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए 25 करोड़ का बजट प्रस्तावित है वो इस बजट के अंदर जो है जरूर सैंक्शन होगा, ताकि कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो एम्स और आईआईटी के माध्यम से बनने वाला है ये उसकी शुरुआत हो सके। अदरवाइज इस मेडिकल डिवाइस पार्क का कोई इतना ज़्यादा फायदा हो नहीं पाएगा। इसके साथ ही पिछले बजट में फिनटेक यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई थी। अभी तक फिनटेक यूनिवर्सिटी का कोई काम शुरू हुआ नहीं है, वो भी जरूर उसके लिए जल्दी से जल्दी चालू किया जाए, ताकि जोधपुर एक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी क्षेत्र है, उसके कारण से फिनटेक यूनिवर्सिटी के अपने अपने लाभ हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिनटेक यूनिवर्सिटी की मांग जो घोषणा की थी उसका काम नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप, किस जो घोषणाएं होती हैं उनको फलीभूत होना ज़रूरी है? 100% घोषणा बिना अगर एग्जीक्यूशन के तो केवल पेपर वर्क है। तो कोई भी चीज़ का अगर पूरा फ्रूटफुल बेनिफिट मिलना है तो जो भी घोषणाएं की है उनको तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। और इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, जैसे काकानी की हम लास्ट 10-12 सालों से सुन रहे हैं काकानी इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट के लिए, तो 10-12 सालों से उसमें आई एम सॉरी टू से अभी तक भी कुछ काम नहीं हुआ। पिछले बजट में भी मैंने यही बोला था कि अभी काकानी 10 साल के बाद में भी एक झाड़ भी नहीं हिली है और आज भी वो स्थिति सेम मेंटेन्ड है। तो जो डेवलपमेंटल वर्क है, एक मतलब कोई भी देश का या प्रदेश का या डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होना तीव्र गति से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लैंड है, तो इतना डिले क्यों होता है उस लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में, इंडस्ट्रियल लैंड डेवलप करने के। दूसरा जो इंडस्ट्रियल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी की दरें आज हम नेबरिंग स्टेट से भी कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से 30 से 50% तक ज़्यादा है। आज के टाइम में हमको ग्लोबली कम्पीट करना पड़ता है, जहाँ चाइना भी है। हम आज की तारीख में हकीकत ये है कि आजू बाजू वाले स्टेट से भी कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये दो चीज़ों की ज़बरदस्त कमी के कारण। बजट पूर्व कई तरह की चर्चाएं होती है, सुझाव लिए जाते हैं, मगर उनमें से सारे सुझाव अगर जब माने नहीं जाते तो दिल टूट जाता है। व्यापारी हों, चाहे विद्यार्थी हों, शिक्षक हों, गृहिणियाँ हों,
हर कोई इस बजट से उम्मीद करते हैं। जरा बात कर लेते हैं उन लोगों से जो एक्सपोर्ट के कामकाज से, जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट जो है वो पूरी दुनिया भर में, जोधपुर की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है। जरा बात कर लेते हैं, एक सुरेश जी कैसे देखते हैं हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट को लेकर के, क्या पॉलिसीज़ हैं? एक्सपोर्ट में भी सबसे बड़ी हमारी समस्या है कंटेनर के किराए की, जो पहले 2,000 रुपये यूरोप सेक्टर का लगता, अभी 8,000 रुपये डॉलर तक का लग गया। तो अगर सरकार उसमें कुछ मदद कर सके, सब्सिडी दे सके, जबकि हमने डिमांड भी कर रखी है, राइटिंग में लेटर भी दे रखा है कि उसमें गवर्नमेंट कुछ सहयोग करे और सहयोग के अलावा कोई नियम बनाए, तो उसमें हमारे को अगर नहीं कर पाएगी तो उसमें एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो जाएगा और शायद बंद भी हो जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरा, निर्यात के लिए मेले लगते हैं एक्सपोर्ट के लिए, उसमें जो नए पार्टिसिपेट हैं उनको लिए सब्सिडी दी जाए तो वो पार्टिसिपेट कर सके, वरना उनकी रेटें बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तीसरी, उसमें अगर एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट की बात करें, हमको बड़ी जगह चाहिए होती है। तो गवर्नमेंट ने, जैसे अभी रिको की चर्चा दूसरे साथियों ने की थी, तो रिको में 10,000 मीटर से ऊपर के प्लॉट पे गवर्नमेंट ने अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। तो उसमें 10,000 की जगह 20,000, 30,000, 40,000 मीटर तक के प्लॉट्स हमको चाहिए होते हैं। तो उसमें अगर वो टैक्स अगर ना लगा तो उसमें काफ़ी आर्थिक सुविधा रहेगी और हैंडीक्राफ्ट फल फूल सकेगा। यानी कि हैंडीक्राफ्ट को अगर पटरी पर लाना है रियात को, तो निश्चित रूप से कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। चूंकि जोधपुर में अगर संगठनों की बात करें, MIA कहें, JIA कहें, लघु उद्योग भारती कहें, वो लगातार कोशिश करते हैं कि व्यापारियों को लाभ मिले। सर, कैसे देखते हैं कि जो आपने डिमांड्स आपने भेजी सेंट्रल को, अब आप स्टेट को भी आपने कुछ भेजा होगा, वो क्या डिमांड्स हैं? सोलर एनर्जी के लिए सरकार काफ़ी बार क्या नए नए तरह के टैक्स उसके ऊपर लगा रही है, जिससे जो लग चुके हैं जो प्रोजेक्ट, उसकी भी वाइबिलिटी खत्म होती जा रही है। जैसे अभी पूर्व साथियों ने भी बताया कि बिजली की दर राजस्थान में पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा है। अगर हम सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित करें तो बिजली की दर भी कॉम्पिटिटिव आ पाएगी इंटरनेशनली और हम लोग अच्छे से व्यापार कर पाएंगे। कैसे देखते हैं कि जो बजट की घोषणाओं को लेकर फलीभूत करने की बात कही, उसमें क्या आपकी राय क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, राजस्थान पिछड़े राज्यों की गिनती में आता था उद्योगों की दृष्टि से। कुछ वर्षों से कुछ विकास की गति पकड़ी गई है। अब राजस्थान के अंदर और विकास किस क्षेत्र में हो सकता है, उसकी मैं बताऊँ, बजट से ये अपेक्षा है कि मिनरल सेक्टर्स में राजस्थान बहुत आगे है। हमारे पास में लिग्नाइट है, लाइमस्टोन है और भी कई तरह के मिनरल्स हैं, और ये मिनरल्स सारे दूसरे स्टेटों में जाके प्रोसेस होकर इवन एक्सपोर्ट भी होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ की मिनरल पॉलिसी भी थोड़ी सी अगर फेवरेबल बने, रॉयल्टी भी मिनरल्स पे कम हो, और जैसा कि सभी साथियों ने बताया, मिनरल्स में सबसे बड़ा कॉस्टिंग फैक्टर होता है आपका पावर। अगर ये पावर की रेट कम हो, और पावर की रेट अगर सरकार उपलब्ध नहीं करा सकती है, तो सोलर के लिए ईज ऑफ इस्टेब्लिशिंग सोलर अगर कर दिया जाए तो वास्तव में औद्योगिक विकास होगा और बहुत बड़े रोजगार के अवसर खुलेंगे। तो देखिए, सौर ऊर्जा को लेकर के जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोशिश करते हैं, लेकिन मंडी, जो सबसे बड़ी मंडी करें, मंडोर मंडी की बात करें, बांसडी मंडी की बात करें, व्यापारी काफ़ी परेशान रहते हैं। और ऐसे में मंडियों की क्या क्या समस्या, जरा बात करते हैं। किस तरह की समस्या है, किस तरह की डिमांड जो है आप सरकार से कर रहे हैं बजट में? मंडी भी एक संस्था है, जैसे अपने JDA, रिको और नगर निगम की तरह, पर मंडी के अंदर सब डिवीज़न का कोई कानून अभी तक सरकार ने नहीं बनाया है। इस बजट में हम माननीय गहलोत साहब से ये आशा रखते हैं कि मंडी में सब डिवीज़न का कानून बनावे, व्यापारियों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी और इसके साथ सरकार को भी करोड़ों रुपये की रेवेन्यू प्राप्त होगी। क्या आप जानते हैं कि जोधपुर की जो ज़मीनें हैं एशिया में सबसे ज़्यादा महंगी है? निवेश के लिहाज से पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन अगर कोई शहर माना जाता है तो जोधपुर है। लेकिन कई बार उतार चढ़ाव और उछाल के बीच में काफ़ी नुकसान भी होते आए हैं। इस बजट से जो रियल एस्टेट से जुड़े लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा महंगी ज़मीनें यहाँ पर है, लेकिन जो जिस तरह की डिमांड्स आप लोग करते हैं वैसे वो पूरी नहीं हो पा रही बजट में? बजट के माध्यम से आप देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बहुत सारी डिमांड रियल एस्टेट सेक्टर ने की थी, लेकिन वहाँ भी कुछ हाथ रियल एस्टेट सेक्टर को नहीं लगा। अभी राजस्थान बजट से हम चाहते हैं जो राजस्थान में सेल डीड की जो रजिस्ट्री है वो 6% रजिस्ट्री की रेट है स्टैम्प ड्यूटी की, उस पर 30% सेस है और फिर 1% रजिस्ट्रेशन, तो कुल 8.8% टैक्स जब सेल डीड कोई आदमी रजिस्टर्ड करता है। आप ऐसे समझे कि 1 लाख में 8,800 रुपया तो उसको सरकार को देना पड़ता है जब वो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है। तो राजस्थान के बजट से रियल एस्टेट सेक्टर में ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं या तो सेस कम किया जाए या स्टैम्प ड्यूटी कम किया जाए। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जिसके अंदर की बजट में उन्होंने जो घोषणा की है कि पूरे इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन को एनीवेयर बनाया जाएगा, कहीं की भी रजिस्ट्री पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकती है।
राजस्थान ने ये प्रयोग जयपुर में किया है। जयपुर में एनीवेयर रजिस्ट्री है और हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि जोधपुर में भी इस बार ये घोषणा की जाए कि एनीवेयर रजिस्ट्री जोधपुर के किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिससे कि लोगों को, आम लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में सुविधा मिले। तो देख सकते हैं कि चूंकि जो रजिस्ट्री संबंधी जो शिकायत उन्होंने की, हो सकता है बजट में इसका प्रावधान भी, क्योंकि कई अधिकारी भी सलाह देते हैं। लेकिन बात कर लेते हैं, हमारे बीच में शैतान सिंह सांखला भी है। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है किसानों को लेकर के पहली बार कृषि बजट आ रहा है, उसके अलावा खेल को लेकर के जो पहले पिछले बजट में घोषणा की गई थी कि हर गाँव में खेल का मैदान होगा, लेकिन लगता है कि वो घोषणा फलीभूत नहीं हुई। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि बजट सत्र में जो किसानों के लिए एक विशेष बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और प्रदेश की जनता की तरफ से, सूर्य नगरी जोधपुर की जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। उसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी की मंशा थी गाँवों में, ढाणियों में, शहर के विभिन्न कस्बों में खेल जगत से जुड़े जागरूक खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले बजट में उन्होंने घोषणा की थी, मगर हमारा दुर्भाग्य है कि कोविड के कारण वो योजनाएं फलीभूत फिलहाल नहीं हो पाई हैं। मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि उनको वापस अपने आपके माध्यम से उसको महत्व देवें और उनको खेल जगत से, खेल मैदानों को बढ़ावा देने के लिए खेलों के मैदान को प्रगति से नया रूप दिलावें। और उनसे मांग करता हूं कि उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने 3 करोड़ रुपए बरकुतला खां स्टेडियम के ऊपर 30 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वो एक ऐतिहासिक काम हुआ और उसके लिए अच्छा काम हुआ, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ काम बरकुतला खां स्टेडियम में अभी भी बकाया हैं, तो माननीय आरसीए के अध्यक्ष महोदय वैभव गहलोत जी से, उनके पदाधिकारियों से मंथन कर कुछ बड़ी राशि और देना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मैच जोधपुर में हो सके। तो आप देख सकते हैं खेल मैदान के अलावा साथ साथ मांग की गई, बरकतुल्ला स्टेडियम को 30 करोड़ पहले दिए गए थे और बजट मांग रहे जिससे कि इंटरनेशनल मैच वहां पर हो सके। ललित जी, कैसे देखते हैं जो बजट से, किस तरह की उम्मीद इस बार आपको है? सन 2020 का बजट राजस्थान का हेल्थ सेक्टर पे था, जिसमें कि निरोगी राजस्थान की थीम दी गई थी और उसी दौरान कोविड आ गया था। तो पिछले 2 बजट पूरे हेल्थ सेक्टर पे फोकस थे और उस हेल्थ सेक्टर में राजस्थान में काफ़ी काम हुआ है। जहाँ तक जोधपुर का देखा जाए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से डिमांड करता हूँ कि जोधपुर में एक हेल्थ यूनिवर्सिटी खोली जाए, ताकि जो हेल्थ सेक्टर से नए नए नवाचार हैं वो किए जा सके। जोधपुर का मथुरा दास अस्पताल, जो कि आज की तारीख में पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, और यहाँ पे जो मोर्चरी बनी है वो अभी भी पुराने समय की मोर्चरी है। तो जब किसी पेशेंट की मृत्यु होती है तो उसके परिवारजनों के लिए बहुत कठिन समय होता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड करूंगा कि मोर्चरी का नवीनीकरण किया जाए, यहाँ कम से कम 50 सब स्टोरेज एक साथ हो सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। नई पोस्टमार्टम टेबल बनाई जाए और इसके लिए एक फंड, अलग से फंड आवंटित किया जाए। साथ ही साथ जोधपुर के मथुरा दास अस्पताल में जो नई ICU विंग बन चुकी है, नया ट्रॉमा सेंटर बन चुका है, लेकिन जो कैथ लैब है उस पर 24 आवर्स वर्कलोड रहता है, तो उस कैथ लैब के भी विस्तार की काफ़ी गुंजाइश है। इस सेक्टर में मैं मुख्यमंत्री जी से डिमांड करूंगा कि हृदय रोगियों के लिए एक अलग से विंग बना दी जाए, जिससे कि मथुरा दास माथुर के अस्पताल का पूरा सर्वांगीण विकास हो पाएगा। आदि दुनिया यानी महिला शक्ति, जोधपुर की महिला शक्ति इस बार के बजट में क्या डिमांड करती है, जरा उनसे जान लेते हैं। किस तरह से इस बार के बजट में क्या आप डिमांड करती है, क्या मिलना चाहिए? बेहतर होती टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के ज़माने में साइबर सिक्योरिटी और उसकी अलाइड सर्विसेज को अगर रोज़गार उन्मुखी कार्यक्रमों के साथ जोड़ दिया जाए तो ये एक सराहनीय कदम होगा। हाल की तारीख में स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड मिशन के तहत साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग, चाहे फाउंडेशन हो या इंटरमीडिएट हो, वो जोड़ी नहीं गई है। तो अगर ये एक सेगमेंट रोज़गार से जोड़ दिया जाए तो देश को, राज्य को एक साइबर सिक्योरिटी आर्मी भी मिलेगी और उसके साथ साथ जो होनहार बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा। इसके अलावा राजकीय विश्वविद्यालय या विद्यालयों के में अगर एक मैंडेटरी पाठ्यक्रम रख लिया जाए जहाँ पे वो लोग साइबर सिक्योरिटी के हर पहलू को सीखें, समझें, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा।
तो साइबर अपराध जिस लगातार बढ़े तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जो डिमांड की गई अगर वो आती है तो चूंकि आने वाले जो युवा जो रोजगार है वो कैसे काम करेंगे, तो कम से कम बात कर लेते हैं एक और जनप्रतिनिधि से। अब क्या डिमांड आपको इस सरकार से है? देखिए, गत जो 2 वर्ष है उसमें आपने देखा है कि हमने बहुत बुरा वक्त निकाला है, परंतु आज हमारी सरकार से बहुत ही सकारात्मक और हमारी बहुत आशावादी निगाहें हैं आज राज्य सरकार की तरफ। पूर्व में भी उन्होंने बालिका शिक्षा को लेकर के बहुत सकारात्मक रूप से वे प्रयासरत रहे हैं, परंतु अब हम ये चाहते हैं कि वो महिला शिक्षा पर पुरजोर जोर दें। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित विभिन्न आयोजन किए जाएं, विभिन्न प्रावधान लाए जाएं और बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम चाहते हैं कि गृहिणियों को और महिलाओं को दिया जाए ताकि वे शिक्षित हो सकें। कैसे शैलजा जी, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, किस तरह की डिमांड्स आप सोचती हैं इस बार के बजट में? मुझे लगता है कि जो सरकार है उनको युवा रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स रखने चाहिए, एक एक्सपर्ट पैनल बनाना चाहिए जो उन्हें ट्रेंड करे, जिससे वो शिक्षा से लेते हुए रोजगार तक जाएं और छोटे छोटे उद्यम लगाएं। और जो खाई बढ़ गई है अमीर लोगों और गरीब के बीच की, तो उनको उसी के द्वारा हम पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोविज़न होना चाहिए। उसके साथ में जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो हम देखते हैं तो वो थोड़े ज़्यादा बढ़ने चाहिए, क्योंकि ये जो प्लानिंग पुराने टाइम के हिसाब से है, जो अभी जनसंख्या बढ़ गई है तो उसके हिसाब से आंगनवाड़ी केंद्र बढ़ने चाहिए और उनके अंदर सुविधाएँ देनी चाहिए, जिससे कच्ची बस्ती तक हम सारी सुविधाएँ पहुँचा सकें सरकार की जो योजनाएँ हैं उनकी। तो देखिए, सरकार की योजना को पहुंचाने की जो है वो बात कही गई है, लेकिन जोधपुर जहां खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक सामाजिक सेवा संस्थान जो है वो चलाते हैं, एनजीओ से जुड़े लोगों से बात करते हैं, किस तरह की डिमांड, क्योंकि कोरोना में काफ़ी एनजीओ ने कामकाज किया है, अब क्या सरकार से इस बार डिमांड करते हैं? मैं सरकार से ये डिमांड करती हूँ कि एनजीओ को भी आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे एनजीओ सरकार के साथ मिलकर बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है और जनता तक पहुँच सकते हैं। सारी सरकार की जो प्रावधान, जो शिक्षा के और मतलब जो भी योजनाएं हैं वो सब पहुंच सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगी कि वो एनजीओ को आगे बढ़ाएं, एनजीओ को बढ़ा करके उनको कम से कम सरकार के साथ मिलकर के काम करने का प्रावधान दिया जाए। कैसा बदलाव आप चाहते हैं? आपने बार बार ये कहा और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुख्यमंत्री का शहर है, मगर शहर के सड़कें और इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें और सफाई व्यवस्था देख करके मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री खुद शर्मा जाएंगे इस शहर में आकर के। हमारी डिमांड पिछले 5 साल से एम्स से लेकर के सालावास तक की रोड, जो सबसे मेन रोड हो चुकी है आज की तारीख में, जहाँ हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज इतनी सारी पनप रही हैं, विदेशी जब वहाँ आता है तो वो देख कर दंग रह जाता है कि यहाँ सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे हैं। तो हमारी डिमांड की गई है कि 50 करोड़ रुपए का रिक्वेस्ट की गई है कि यहाँ 4 लाइन हाईवे बनाया जाए, ताकि हैंडीक्राफ्ट के ये कंटेनर्स आने जाने में सब तरह की सुविधाएं हो और ये हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्टर्स को और यहाँ के आने जाने वाले बाशिंदों को। इसी सड़क के कारण से जोधपुर पोल्यूशन के कारण भी जो है सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि जो एमिशन होता है सड़कों का वो सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण एक और जो बात राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए है वो है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स, जो अपने आप में बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन ये 2019 में लागू की गई थी। 2021 में केंद्रीय मंत्रालय ने एमएसएमई एक्ट के अंदर परिवर्तन कर करके इनके उद्योगों की डेफिनेशन चेंज कर दी है। मेरा ये मानना है कि इस बजट के अंदर हमने ये प्रतिवेदन दिया भी है कि इसके अंदर जो केंद्र सरकार के हिसाब से जो एमएसएमई एक्ट की डेफिनेशन है उसी के हिसाब से उद्योगों को जो है अमेंड किया जाए। लघु उद्योग और मध्यम उद्योग की जो परिभाषा है उसको बदल करके रिप्स उस उद्योगों के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लागू की जाए, तो यहाँ पर जो है औद्योगिक विकास के जो है बहुत बड़े द्वार खुल जाएंगे। तो ये बात तो सही है कि एम्स से लेकर के सालावास तक की जो सड़कें हैं वो वाकई ढूंढना पड़ता है, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, तो ऐसे में निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है कि इस बजट में कम से कम ये प्रावधान तो होना ही चाहिए। प्रसन्न जी, आप कैसे देखते हैं इस बजट से उम्मीदों को? देखिए, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के छोटे व्यापारी, विशेष जोधपुर संभाग के छोटे व्यापारियों की चिंताओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि अभी ई कॉमर्स जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, मैं ये भी ई कॉमर्स का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन पूरे देश के अंदर लगभग 7 करोड़ ऐसे व्यापारी जो एकल व्यापार चलाते हैं, जिनको खुद दुकान की चाबी खोलते हैं, खुद पूजा करते हैं, खुद झाड़ू लगाते हैं, खुद माल बेचते हैं, खरीदते हैं। इस ई कॉमर्स के जरिए जिस ढंग से व्यापार कुछ बड़े प्लेटफॉर्म ने व्यापार को हथियाया है, उन छोटे व्यापारियों का भविष्य अंधकार में हो गया है। और लगभग 7 करोड़ में ज़्यादा व्यापारी राजस्थान के, उसमें ज़्यादा व्यापारी जोधपुर संभाग के हैं, और उन 7 करोड़ के पीछे लगभग 28 करोड़ एवरेज 4 आदमी पलते हैं। 28 करोड़ पूरी देश की जनसंख्या उनके पीछे पलती है। तो सरकार अपने बजट में से जरूर प्रावधान करे कि जो बड़े प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स के जरिए छोटे व्यापारियों के व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं, उन पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगे ताकि छोटे व्यापारी अपनी आजीविका आराम से चला सके। तो बजट को लेकर कई तरह की बातें जो सामने आई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं। सर, किस तरह से आपकी कुछ डिमांड इस बजट से? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा जो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है उसको और कैसे हम गति दें। ये रिफाइनरी का प्रोजेक्ट इटसेल्फ मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे जो वेस्टर्न राजस्थान का लैंडस्केप चेंज करने में सक्षम है।
तो इसकी हर टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि ये जल्दी इम्प्लीमेंट हो। दूसरा जो DMIC प्रोजेक्ट है, अभी भी सारे जो 5-7 स्टेट से जहाँ से भी ये होके जा रहा है DMIC, हमारा प्रदेश अभी सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ये 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो पूरे राजस्थान का लैंडस्केप और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरा चेंज करने में सक्षम है। तो इनको प्रायोरिटी पे तीव्र गति प्रदान करने के लिए हर प्रयास सरकार को करना चाहिए। क्या देखते हैं, टूरिज्म सेक्टर भी काफ़ी पिछड़ा है 2 साल के अंदर कोरोना के चलते, क्या कहेंगे? कोरोना के चलते सबसे पहले मैं एक विषय बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया प्रभावित हुई है और उस दुनिया के प्रभावित होने में भारत और हमारा राजस्थान किस तरह से उससे लड़ पाया है, उसकी सबसे बड़ी थी जो राजस्थान में अपने NGOs की वर्किंग। NGO की वर्किंग की वजह से जो कमज़ोर वर्ग था, जो पीड़ित था, जो चिकित्सा की ज़रूरत थी, वो सारी NGO ने पूरी की। अब मैं ये चाहता हूँ कि सरकार NGO को और बढ़ावा दे और सरकार उस NGO के लिए कुछ इस तरह की छूट की घोषणा करे जिससे वो अपने काम को और मजबूत कर सके और सरकार को एक पैरेलल सपोर्ट दे सके। ये NGO के लिए अगर करती है तो सरकार राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकती है आम जीवन के अंदर। दूसरा मैं चाहूँगा, जोधपुर और जोधपुर संभाग पूरा स्टोन से भरपूर है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टोन सैंड स्टोन निकलता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। अब क्या हो रहा है, स्टोन की माइनिंग सारी सेचुरेटेड ख़त्म होती जा रही है। तो मैं चाहूँगा सरकार अगर वहाँ स्टोन माइनिंग पे जहाँ पे उनका मशीन इंस्टॉलेशन हो रखा है उनको इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दे। माइंस को अगर स्टोन माइनिंग को इंडस्ट्री बना दे तो वो कहीं और से स्टोन लाकर प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ये करने से रोज़गार भी बढ़ेगा और यहाँ के माइन ऑनर को और एक प्रिविलेज मिलेगा। स्वर्णगिरी जोधपुर पूरे दुनिया में चार्टेड अकाउंटेंट्स देने वाली बड़ी फैक्ट्री माना जाता है। यहाँ काफ़ी शिक्षाविद ऐसे हैं, यहाँ से बड़े बड़े बैंकर, मतलब दुनिया भर के जो सबसे बुद्धिजीवी अगर लोग कहीं से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, वो खुद क्या सोचते हैं, कैसा हो बजट, जरा बात कर लेते हैं। आप तो चूँकि यूथ भी हैं और पहले तो बताएं कि आपका जो आपने डिमांड भी की थी सरकार से मंडी टैक्स को लेके, सेस को लेके, क्या वो डिमांड पहले पूरी हो पाई है? सर, बीच में जीरा के अंदर सरकार ने इसमें सोचा था और कम भी किया था, उसको हटाया भी था और हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार भी सरकार जो है कृषि मंडी में छूट देगी और सेस में भी छूट देगी। इसके अलावा औद्योगिक विकास के लिए एक तो भूमि जो रूपांतरण है उस पर 100% छूट मिलनी चाहिए। रिको द्वारा जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके अंदर जो भूमि आवंटित है उसकी जो नीलामी है उसको भी समाप्त करना चाहिए। दूसरा हमारा ये कहना है कि जो फायर एनओसी, जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर फायर एनओसी जो है वो रिको को इसका अधिकार देना चाहिए कि वो किसको कर सके। और शहर के अंदर और शहर के बाहर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ पर ये इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग्स हैं, उनको भी उद्योग के अंदर लेना चाहिए। ये हमारी डिमांड है MIA की तरफ से भी और गोवारगम इंडस्ट्री की तरफ से मेरी ये डिमांड है कि सर गोवारगम जो इंडस्ट्री जो है जो अभी गर्त में जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कृषि मंडी टैक्स। पड़ोसी राज्य के अंदर कृषि मंडी टैक्स सेस कुछ भी नहीं है और राजस्थान के अंदर इसको लगा करके यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान और जितने भी आसपास में जो भी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है वो 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ आज की तारीख में बंद होने के कागार पर हैं। कुछ बंद हो चुकी हैं और कुछ बंद होने के कागार पर हैं। मात्र 10% इंडस्ट्री ही चल रही है। तो मेरा सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए और रिको के जो भी हमने मांग उठाई है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और बाकी मेरे साथियों ने ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बताया गया है कि दरें जो पड़ोसी राज्यों के अंदर दरें बहुत ज़्यादा हैं उसमें भी कटौती करें और कुछ ड्यूटीज़ हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स ने एक्सेस लगा दी है उसमें भी सरकार को हम कई बार पत्र लिखा है, MIA की तरफ से रिप्रेजेंट किया है। सुनील जी परियार साहब ने भी काफ़ी बार इस पर आवाज़ उठाई है और हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि आप इलेक्ट्रिसिटी दरों के जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लग रही हैं, जो दरें आपकी ज़्यादा हैं, जो पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा दरें हैं, उनको आप कम करके और औद्योगिक क्षेत्र को विकास करें और उसकी जो तकलीफ आ रही है उसको निवारण करने का प्रयास करें। क्या सोचते हैं आप, चूँकि यहाँ पड़ोस में रिफाइनरी आ रही है, यूनिवर्सिटी अलग से इंजीनियरिंग की विश्वविद्यालय की घोषणा कर दी है, आपको लगता है कि इस बजट में इसको कुछ उम्मीद है बजट मिलेगी? देखिए राजीव जी, बजट मात्र आय व्यय का घोषणा पत्र नहीं है 1 वर्ष के लिए। इसका नीति निर्धारण जब करते हैं तो कई वर्षों तक इसका इम्पैक्ट आता है। आज जो शिक्षा और चिकित्सा कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और निश्चित रूप से मैं यहाँ बीच में बधाई भी देना चाहता हूँ उस हर प्रत्यक्ष और परोक्ष आदमी को, सरकार को, प्रशासन को कि विपरीत परिस्थिति में उन्होंने कोविड में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन स्वस्थ रहेगा तो आदमी विकास करेगा। और राजस्थान की, जोधपुर की बात करें तो राजस्थान में संसाधन बहुत हैं। आज 16 करोड़ हाथ हैं, उनको काम चाहिए।
आज भूमि भाग बहुत है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर विकास की संभावना नहीं हो। शिक्षा चिकित्सा तो सर्वांगीण विकास करता ही है। राजस्थान में रिफाइनरी है, राजस्थान में बहुत भूभाग है जहां एक्सपोर्ट कर सकते हो, जहां किसानों के लिए आप सिंचाई के संसाधन विकास करके और उसमें खेती का काम कर सकते हो, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे ज़िले हैं जहां इतनी जनसंख्या पर इतना भूभाग हो। सो ये निश्चित रूप से शिक्षा और चिकित्सा, इन दो पे मैं विशेष कहूँगा। और क्योंकि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं, वैसे सरकार को सभी क्षेत्र को बढ़ावा देना है, चाहे वो उद्योग हो, चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, लेकिन आम जनता को जो उम्मीद, जो राहत सरकारी क्षेत्र पहुंचाते हैं, वो राहत कोई दूसरा क्षेत्र नहीं पहुंचाता है। और निश्चित रूप से मैं ये निवेदन करूँगा कि भाई शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, खेती, श्रम और शिक्षा रोजगार उन्मुखी हो। तो आप देख सकते हैं शिक्षा रोजगार उन्मुखी है, लेकिन जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं वो क्या सोचते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो गुणा लाभ करते हैं विकास के कार्यों के अलावा, वो क्या सोचते हैं? सर क्या देखते हैं इस बजट को लेकर के, क्या किस तरह की डिमांड्स है, की उम्मीदें हैं? बड़ी सारी उम्मीदें हैं। हम प्रोफेशनल्स को तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे औद्योगिक घरानों में नहीं, पूरे वर्ल्ड में देखेंगे आप, जोधपुर का कोई ना कोई कंपनी सेक्रेटरी, जोधपुर का कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, जोधपुर का कोई ना कोई MBA मिल जाएगा। आज यहाँ उस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक एनवायरनमेंट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। मैं सरकार से मांगता हूँ कि एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दे, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ एस्टेब्लिश कर दे, जहाँ सारे प्रोफेशनल्स मिलकर अपने डेवलपमेंट के लिए काम करें। क्यों यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो, क्यों यहाँ के बुद्धिमान लोग बाहर जाके काम करें? आज कोविड में हमने सबने डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस डिलीवरिंग का सारा पार्ट पढ़ लिया, तो यहाँ बैठ के अगर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी मिलकर उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से काम करें तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सारे प्रोफेशनल्स हैं। आज कंपनी सेक्रेटरीज के लिए हमने इतना काम किया, कंपनी सेक्रेटरी के पास भवन नहीं है। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट, CMS के पास छोटे छोटे भवन है। तो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए एक रिसोर्स क्रिएट कर दे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना के दे दें, तो यहाँ के लोगों को, बुद्धिमान लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और बहुत अच्छी तरह से यहाँ के विद्यार्थी डेवलप कर पाएंगे और पूरे देश की, सरकार की, पूरे उद्योग घरानों की सेवा करके यहाँ रेवेन्यू लेके आएंगे। ये सबसे बड़ा इशू है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट कर दे जिसके बदौलत सारे प्रोफेशनल्स अपनी सेवाएं यहाँ बैठ के दें। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी बात निकल करके आई है। अगर पूरी इस चर्चा की बात करें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जोधपुर खनिज संपदा से लेकर, हैंडीक्राफ्ट से लेकर के, CA से लेकर, CS से लेकर के, और जिस तरीके से यहाँ से चाहे पॉलिटिकल एंगल से कह दें या किसी भी तरीके से जोधपुर विकसित जो जिला पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना जाता है, दुनिया में जाना जाता है, वहाँ पे जो बजट और उम्मीद जो होती है वो होती है इच्छा शक्ति की। अब ये देखना होगा कि सरकार की इच्छा शक्ति कितनी है। सरकार की अगर व्यापक इच्छा शक्ति है, जो भी व्यापारियों के सुझाव है, महिलाओं के सुझाव है, जनप्रतिनिधियों के सुझाव हैं, खुद मंत्रियों के सुझाव हैं, IAS अधिकारियों के सुझाव हैं, और साथ में अलग अलग कोने, गांव, ढाणी, वहाँ के जो सुझाव हैं, अगर सरकार उस पर अमल करती है तो माना जा सकता है कि ये बजट सार्थक होगा। लेकिन देखना होगा कि इस बजट को जब पेश किया जाता है उसके बाद हम कितने प्रतिशत जनता के चेहरे पर खुशी दे सकते हैं, उसके बाद में वो फलीभूत कैसे होता है, ये देखने वाली बात होगी। शिवकांत सिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।